हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज का सेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 59 ऑनवर्ड्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कि मान लो ए ने लोन लिया बी से, ए ने लोन लिया बी से और उसने फिर बी से एक और लोन लिया, फिर एक और लोन लिया, लोन ए, लोन बी, लोन 1, लोन 2, लोन 3। तीनों लोन ए ने लिए, बी से लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है। पहले वाला लिया था 12% पर एनम, दूसरा लिया 9% पर एनम, तीसरा लिया 6% पर एनम। आपको पता होगा बैंक्स में भी ऐसा होता है। हाउसिंग लोन सस्ता होता है, व्हीकल लोन सस्ता होता है, गोल्ड लोन उससे कंपैरेटिवली महंगा होता है, पर्सनल लोन महंगा होता है, बिजनेस लोन महंगा होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता है आर्टिकल टू आर्टिकल। समझ में आया? तो ठीक उसी प्रकार, ठीक है, इस आदमी ने, ए ने लोन लिए बी से 3 लोन, लोन 1, लोन 2, लोन 3, 12%, 9%, 6% पर। पहला लोन सबसे महंगा है 12%, दूसरा लोन है 9%, तीसरा है 6%, और से 2-2 लाख रुपए के लोन लिए। अब उसकी किस्तें चुकाना चाहता है। ओके, वो आता है और 50,000 रुपए ए देता है बी को। ये किस लोन में से माइनस होगा? लोन 1, लोन 2 या लोन 3? आप बताएं, गुरनीत बताइए, गुरनीत अरोड़ा, आपके हिसाब से ये 3 लोन है, 12% पर एनम, 9% पर एनम, 6% पर एनम। एक आदमी ए ने लोन लिए थे बी से, वो पैसे 50,000 दे गया बी को। अब ये किस लोन में एडजस्ट होंगे? जो लोन पहले लिया गया था वो लोन, जिस लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वो लोन, या फिर ए की मर्जी चलेगी या फिर बी की मर्जी चलेगी? गुरनीत जवाब दें, गुरनीत जवाब दें। 4 ऑप्शंस दिए मैंने। सर पूरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रिपीट करूं? रिपीट करूं? यस सर। एक आदमी ए, लो मैं लिख के समझाता हूं, समझो। दो दोस्त थे ए और बी, क्लियर? ठीक है जी। यस। ए और बी, ए ने लोन लिया, लोन नंबर 1, ठीक है, 12% पर एनम पर लिया बी से। कितना लिया? 2 लाख। फिर ए ने लिया लोन नंबर 2, 9% एनम बी से लिया। कितना लिया? 3 लाख रुपए। फिर लिया लोन नंबर 3, वो लिया 6% पर एनम पर, बी से ही लिया। तीनों लोन ए ने लिए, तीनों लोन ए ने लिए, और ये लिया उसने 4 लाख। क्लियर? ये लिया जनवरी में, चलो ये फरवरी में लिया, ये मार्च में लिया, ये अप्रैल में लिया। क्लियर? फिर जून के महीने में उसने 50,000 रुपीज रीपे किए। क्लियर? अब ये लोन 1 में एडजस्ट होगा, लोन 2 में एडजस्ट होगा, या लोन 3 में? बिकॉज देर आर 3 लोन्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स। 2 लाख का लोन, लोन 1, 3 लाख का लोन, लोन 2, 4 लाख का लोन, लोन 3। ये 50,000 लोन 1 में, लोन 2 या लोन 3 किस में? ए की मर्जी चलेगी या बी की मर्जी चलेगी? जो लोन पहले लिया गया था उसमें एडजस्ट होगा, या जो लोन बाद में लिया गया उसमें एडजस्ट होगा? जो लोन छोटा है उसमें एडजस्ट होगा, या जो लोन बड़ा है उसमें एडजस्ट होगा? जवाब दें। जिस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है उसमें एडजस्ट होगा, या जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है उसमें होगा? जवाब दें गुरनीत। जो एक ही मर्जी है। जो एक ही मर्जी है, जो पैसे दे रहा है, हाँ जी। या फिर जिसको पैसे मिल रहे हैं?
जो पैसे रीपे कर रहा है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जो रीपे कर रहा है उसकी मर्जी चलेगी, वो चाहे तो अपने किसी भी लोन अकाउंट में उसको डलवा सकता है। क्लियर? लेकिन अगर उसने नहीं बताया बी को, फिर बी क्या करेगा? सर फिर वो फर्स्ट लोन में एडजस्ट करेगा। नहीं, अब यहां पर डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। जिसका जवाब आपको देता है, यहां पर आपका जवाब गलत हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर क्या कहता है। ठीक है जी, आओ जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इसका जवाब जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा सेक्शन 59 से शुरू हो जाता है ये वाला पार्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है? पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हैं? यस सर। तो रजत, सेक्शन 59 रीड करो, पढ़ो। Application of payment where debt to be discharged is indicated. Where a debtor owing several distinct debt to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt. The payment, if accepted, may be applied accordingly. यानी कि डिस्टिंक्ट डेट्स हैं, यानी मैनी लोन्स हैं, और मेक्स अ पेमेंट, बंदा पेमेंट कर रहा है। ठीक है, और एक्सप्रेसली या तो इंटीमेट कर रहा है कि इस पैसे को किस लोन अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना, या फिर ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिससे साफ पता चलता है, कंडक्ट से पता चलता है वो किस लोन में डलवाना चाहता है। तो जैसे वो चाहता है अकॉर्डिंगली ही पेमेंट एडजस्ट होगी। क्लियर? अब इसकी इलस्ट्रेशन ए पढ़िए, स्टार्ट। A owes B, among other debts, 1,000 rupees upon a promissory note, which falls due on the 1st June. He owes B no other debt of that amount. On the 1st June, A pays to B 1,000 rupees. The payment is to be applied to the discharge of the promissory note. अब ये बताओ सेक्शन 59 के कौन से पॉइंट की ये इलस्ट्रेशन है? Circumstances implying, sir. बिल्कुल सही जवाब। ये देखो, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, circumstances implying that the payment is to be applied, समझ में आया? अब देखो, जो उसका 1,000 रुपए का जो प्रोमिसरी नोट था, वो ड्यू हो रहा है, कब हो रहा है? 1 जून को हो रहा है, और 1,000 रुपया कोई और लोन है नहीं, और सही 1,000 रुपया ही वो दे रहा है, और दे भी 1 जून को ही रहा है। 1 जून को ही ड्यू हो रहा था और 1 जून को ही पे कर रहा है। तो दो बातें सेम होगी। एक तो बात जो हो गई वो हो गई सेम अमाउंट, और दूसरी बात हो गई सेम डेट। तो इससे अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक आम समझदार इंसान को पता चल जाता है कि दिस 1,000 रुपीज जो है हैव टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट दैट प्रोमिसरी नोट। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन बी, स्टार्ट। A owes to B, among other debts, the sum of 567 rupees. B writes to A and demands payments of this sum. A sends to B 567 rupees. This payment is to be applied to the discharge of the debt of which B had demanded payment. ये भी सेम, सर्कमस्टांसेस इंप्लाइंग। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 60, स्टार्ट। Application of payment where debt to be discharged is not indicated. Where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, whether its recovery is or is not barred by the law in force for the time being as to the limitations of suits. 3 साल का पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद भी पैसे लेने का आपका राइट तो जिंदा रहता है,
but there is no remedy, no remedy. अगर क्लियरली इंटीमेट नहीं किया पे करने वाले ने, ना ही कोई ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि उसको किस लोन अकाउंट में एडजस्ट किया जाए, तो क्या काम करेगी डिस्क्रिशन? किसकी डिस्क्रिशन? बी की डिस्क्रिशन, यानी कि रिसीवर, जिसने पैसा रिसीव किया है उस रिसीवर, और वो चाहे तो उस वाले डेट के लिए भी वो उसको एडजस्ट कर सकता है, विच इज टाइम बार्ड, जिसको 3 साल से ज्यादा हो गया, जिसको अब वो सूट फाइल करके पैसे रिकवर नहीं कर सकता था, वो अब भी उसका राइट तो है पैसे लेने का, रेमेडी नहीं है कोर्ट से, तो वो उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता है। अब आ जाओ 61, स्टार्ट। Application of payment where neither party appropriates. Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time, whether they are or are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. अभी देखो टाइम, टाइम का क्या मतलब? सबसे पहले पुराना डेट, सबसे देखो जी, सबसे पहली चीज चलेगी ए की डिस्क्रिशन, वो नहीं है तो बी की डिस्क्रिशन, नहीं तो फिर फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, applied in discharge of debts in order of time, whether they are whether they are whether they are or they are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. If the debts are of equal standing, equal standing का मतलब है एक ही डेट, एक ही वन डेट इज देयर, एक ही दिन लिए गए थे, तो प्रोपोर्शनेटली, समझ में आया? अगर एक ही दिन लिए गए तो प्रोपोर्शनली उसको हम डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, चलिए आगे। नेक्स्ट, Contracts. Effect of novation, recession, and alteration of contract. If the parties of the contract agree to substitute a new contract for it, or to rescind or to alter it, the original contract need not be performed. यानी कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह दोनों पार्टीज ने जानबूझ के नया कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा और पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। पार्टीज नीड नॉट परफॉर्म द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन ए पढ़िए। A owes money to B under a contract. It is agreed between A, B, and C that B shall thenceforth accept C as his debtor instead of A. The old debt of A to B is at an end, and a new debt from C to B has been contracted. अब ए ने पैसे देने थे बी को और ए बी सी ने बैठकर बात कर ली कि अब ए कोई पैसा नहीं देगा, जो पैसे देगा वो सी देगा, और बी ने इस बात को एग्री कर लिया। तो इसमें उसने ए को डिस्चार्ज कर दिया और सी के ऊपर डेट खड़ा हो गया। नाउ ए नीड नॉट परफॉर्म, ठीक है जी। द ओल्ड डेट ऑफ ए टू बी इज एट एंड एंड द न्यू डेट फ्रॉम सी टू बी हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट, बी। A owes B 10,000 rupees. A enters into an agreement with B and gives B a mortgage of his A's estate for 5,000 rupees in place of a debt of 10,000 rupees. This is a new contract and extinguishes the old. पहले कुछ भी गिरवी नहीं रखा था, पर अब उसे 5,000 रुपए की अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, ठीक है, तो क्या ये सही चार्ज क्रिएट हो गया उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट? आंसर इज यस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? नोवेशन, एक नई चीज आ गई, ऑल्टर हो गया कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, सी। A owes B 1,000 rupees under a contract. B owes C 1,000 rupees. B orders A to credit C with 1,000 rupees in his books, but C does not assent to the agreement. B still owes C 1,000 rupees and no new contract has been entered into. ए ने बी को देने हैं 1,000 रुपए, ठीक है, और बी ने आगे सी को देने हैं, क्लियर? तो बी ए को कहता है, बी ऑर्डर्स ए टू क्रेडिट सी विद 1,000 रुपीज कि तुम मुझे बाहर निकाल दो और जो अब तुमने पैसा लेना है डायरेक्टली सी से ले लो।
ठीक है जी। लेकिन B orders A to get C with 1000 rupees in his books, लेकिन C कहता मैं हरगिज भी A को तो दूंगा नहीं, तो इसका मतलब B की बात नहीं मानी गई। ठीक है, तो अब B को ही 1000 रुपए जैसे पहले देने थे वैसे देने पड़ेंगे A को। Coming to section 63, start. Promisee may dispense with or remit performance of promise. Every promisee may dispense with or remit, wholly or in part, the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. तो हम कहते हैं accord and satisfaction. Accord and satisfaction. एक आदमी ने दूसरे आदमी को 1000 रुपए देने थे, वो नहीं दे पा रहा था, वो कहता तुम मेरा बैल रख लो, माय ऑक्स रख लो, ठीक है, वो कहता ओके आई एम रेडी, या फिर मेरा मोबाइल रख लो, वो कहता आई एम रेडी। ठीक है, 1000 में तो 1000 रुपए से भी ज्यादा वैल्यू की चीज ले ली, तो ये खत्म हो जाएगा। एक आदमी था जिसने दूसरे से 5000 रुपए लेने थे, दोनों ने बैठकर बात की, 5000 छोड़ 4000 में डन करते हैं, तो इसे कहते हैं रेमिशन, डिस्काउंट देना। ये फुल डिस्काउंट भी हो सकता है और इन पार्ट भी हो सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। क्लियर? जैसे ए पढ़ो। A promises to paint a picture for B. B afterwards forbids him to do so. A is no longer bound to perform the promise. ए को एक पिक्चर बनानी थी, ठीक है, ए को पिक्चर बनानी थी, मगर बी ने खुद ने उसको डिस्पेंस कर दिया। डिस्पेंस यानी कि माफ कर दिया, छोड़ जा, रहने दे, चाहे तू मुझसे पैसे ले जा भी चुका है, मैं तुझे डिस्काउंट दे रहा हूं, मत कर मेरा काम, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा तेरे खिलाफ। या फिर ए ने उसे मना कर दिया, नहीं मेरी मूवी मत बना, मेरी पेंटिंग ना बना, तो अब ए इज नो लॉन्गर टू डू दैट। ओके ओके स्नेहा, डिस्पेंस समझ में आ गया? छूट दे देना, माफ कर देना, छोड़ देना बंदे को। ओके, बी आ जाओ, बी बताओ, पढ़ो बी। A owes B 5,000 rupees. A pays to B and B accepts in satisfaction of the whole debt. 2,000 rupees paid at the time and place at which the 5,000 rupees were payable. The whole debt is discharged. ये वही बात हुई, 5000 देने थे, ए ने देने थे, बी को देने थे, मगर उसने दिए 2000 रुपए इस शर्त पर कि पूरा डेट खत्म हो जाएगा, और बी ने एक्सेप्ट कर लिए 2000, ठीक है, और कहा ठीक है सारा खत्म, तो अब सारा खत्म, इसे हम कहते हैं ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट सी पर। A owes B 5,000 rupees. C pays to B 1,000 rupees and B accepts them in satisfaction of his claim on A. This payment is a discharge of the whole claim. देखो, ए ने पैसे देने हैं बी को और वो 5000, और सी ने पैसे दे दिए बी को 1000, सिर्फ 1000, 4000 कम दिए, और उसने एक्सेप्ट कर लिया ये इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑन ए। क्लियर बात की थी सी ने कि मैं एक शर्त में तुम्हें 1000 दूंगा, तुम ए को मुक्त कर दो। उसने कहा ठीक है डन, पैसे ले लिए, अगर उसने ले लिए तो पैसे ले लिए, वो मुक्त हो गया, होल क्लेम खत्म हो गया। अब आ जाओ डी। A owes B under a contract a sum of money, the amount of which has not been ascertained. A, without ascertaining the amount, gives to B, and B, in satisfaction thereof, accepts the sum of 2,000 rupees. This is a discharge of the whole debt, whatever may be its amount. ए ने बी को पैसा देना है, पर एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना देना है, हिसाब लगाना पड़ेगा, खाते देखने पड़ेंगे, रफ आइडिया था बस, ठीक है, तो उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ो, 2000 रुपए दे, कहानी खत्म। वो कहता डन, उसने दे दिए 2000, उसे ले लिए, कहानी खत्म, अब दोनों पार्टी का कोई राइट या लाइबिलिटी जिंदा नहीं है। अब आ जाओ ई, स्टार्ट। A owes B 2,000 rupees and is also indebted to another creditors. A makes an arrangement with his creditors, including B, to pay them a composition of 8 annas in the rupee upon their respective demands. Payment of B of 1,000 rupees is a discharge of B's demand. अब देखो, 8 आना, अठन्नी, यानी कि 50 पैसा इन 1 रुपी,
क्योंकि 16 आना का 1 रुपया होता था, ठीक है। 1 रुपये में अब 16 आना देने बनते हैं, वो कहता 8 दूंगा यानी 50 पैसा दूंगा, यानी जितना जितना बनता है वो 50% दूंगा। ए ने पैसा बी का देना था 2000 रुपए, 2K 2000 रुपए, ठीक है। सी का भी देना था, डी का भी देना था, ई का भी देना था, और सबके साथ ए बी सी डी ई पांचों लोग बैठे, उन्होंने कहा जितना जितना ए ने देना है उसका 50% दे दे, लाइबिलिटी खत्म। तो उसने बी को देने थे 2000, दे दिए 1000, तो बी का क्लेम खत्म हो गया। अब आ जाओ, हम करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 64, 65, 66, 67, उसके साथ ही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश है आज ही करवा दो। चलो जी 64 पे आ जाओ, स्टार्ट। Consequences of rescission of a voidable contract. When a person at whose option a contract is voidable resigns it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promiser. The party resigning a voidable contract shall, if he had received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received. तो क्या निकला? ए ने जोर जबरदस्ती से बी से कॉन्ट्रैक्ट किया गन पॉइंट पर, गन दिखाकर, तो ए ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्शन 15 के हिसाब से ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यह है क्वेश्चन। अब बी की ऑप्शन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइडेबल है, और बी ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर लिया और इसको रिसाइन कर दिया। मगर बी ने 10,000 रुपए एडवांस लिया था, यानी टोकन मनी ले रखी थी, ठीक है। तो इसको वो 10,000 रुपए विद इंटरेस्ट वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। बी से जबरदस्ती हाँ कराई गई थी, मगर एडवांस जो बयाना दिया, जो टोकन मनी दी थी, वो वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 65। Obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. इसका क्या मतलब निकला? यानी कि दोनों पार्टीज को पता नहीं था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो वॉइड है। घोड़ा तो पहले ही मर चुका था। ए ने बी को 5 लाख रुपए के एवज में ए ने अपना हॉर्स देने का वादा किया कि बी को देगा हॉर्स, बी देगा 5 लाख रुपए, ठीक है। हॉर्स है ए का, मगर ए को खुद नहीं पता था कि एक रात पहले, लास्ट नाइट, उसका जो घोड़ा था वो मर चुका है, डाइड, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। पर दोनों पार्टीज को नहीं पता था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कि ये वॉइड है। तो जो एडवांस मनी ले लिया ए ने बी से, वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर ड्यू डेट से पहले, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फेब में और अप्रैल में घोड़े की डिलीवरी देनी थी, मगर बीच वाला जो महीना है, मार्च के महीने में घोड़ा नेचुरल डेथ से मर गया। तो ये क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बिकॉज ऑफ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तब भी एडवांस मनी वापस करनी पड़ेगी। रिसीव्ड एनी एडवांटेज, ठीक है, विद इंटरेस्ट वापस करनी पड़ेगी। अंडर सच एग्रीमेंट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम whom he received it. Next, इसकी illustrations हैं, ठीक है। वैसे इसकी इलस्ट्रेशन बड़ी आसान है, सिंपल है, ये आप खुद पढ़िएगा। नहीं समझ में आती तो अगले लेक्चर में मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत सिंपल है ना। सीधा आ जाओ 66 पर, स्टार्ट।
66 रजत. More recession of voidable contract. The recession of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as apply to the communication or revocation of the proposal. ऑफर की कम्युनिकेशन और रेवोकेशन के रूल्स ही अप्लाई होते हैं किस पर? रिसिशन की कम्युनिकेशन पर. नेक्स्ट 67. Effect of neglect of promisee to afford promiser reasonable faculties for performance. If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable faculties for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance of cost thereby. अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां पर ए ने कुछ करना था बी के लिए मगर बी ने खुद ने उसको निग्लेक्ट किया, या फिर रीजनेबल फैसिलिटीज जो बी ने ए को देनी थी वो नहीं दी, तो ए इज एक्सक्यूज्ड. ठीक है, प्रॉमिसर इज एक्सक्यूज्ड. अब वो नहीं देता तो उसके खिलाफ कोई नॉन परफॉर्मेंस का एक्शन नहीं होगा, उसे कॉम्पनसेशन पे करना नहीं पड़ेगा. पढ़िए इसको, इलस्ट्रेशन को. A contracts with B to repair B's house. B neglects or refuses to point out to A the places in which his house requires repair. A is excused for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal. ए ने वादा किया कि वो बी के हाउस को रिपेयर करेगा, मगर बी ने उसे बताया ही नहीं कि मरम्मत कहां कहां होने की जरूरत है, तो ए बच गया. ए नीड नॉट परफॉर्म. ए को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं पे करना पड़ेगा फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ओके, यहां पर खत्म होता है हमारा चैप्टर 4. ये इलस्ट्रेशन आप चाहे तो मैं पढ़ा देता हूं. पढ़ा दूं क्या? एबीसीडी कर लेते हैं. चलो 65 का इलस्ट्रेशन ए पढ़िए. A pays B 1,000 rupees in consideration of B's promising to marry C, A's daughter. C is dead at the time of the promise. The agreement is void, but B must repay A the 1,000 rupees. क्या चीज है? ए ने पहले ही पे कर दिया है बी को, ठीक है, ताकि बी शादी करे सी से, मगर जब ये प्रॉमिसों से पहले ही डेथ हो चुकी थी सी की, यानी कि डिस्कवर्ड टू बी वॉइड. पैसे वापस करने पड़ेंगे. नेक्स्ट बी पर आओ. A contracts with B to deliver to him 250 mounds of rice before the 1st of May. A delivers 130 mounds only before that day and none after. B retains the 130 mounds after the 1st of May. He is bound to pay A for them. क्योंकि वर्ड यूज हुआ जितना एडवांटेज लिया है, एनी एडवांटेज, तो जितना एडवांटेज लिया है 130 मोड से एडवांटेज ले लिया तो उसके लिए पे करना पड़ेगा. चाहे 250 का सौदा हुआ था पर 250 मोड उसने नहीं दिया तो क्या हुआ? जितना दिया है उसके तो पैसे पे करने पड़ेंगे. नेक्स्ट. A singer, contracts with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months. And B engages to pay her A 100 rupees for each night's performance. On the 6th night, A willfully absents herself from the theatre, and B, in consequence, resigns the contract. B must pay A for the 5 nights on which she had sung. उसने वादा किया कि अगले 2 महीने में 1 हफ्ते में 2 बार वो थिएटर में गाना गाएंगी. 5 बार गाना गाया, 6वीं बार जानबूझ के एब्सेंट हो गए, तो उन 5 बार का पैसा देना पड़ेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट. A contracts to sing for B at a concert for 1,000 rupees, which are paid in advance. A is too ill to sing. A is not bound to make compensation to B for the loss of the profits which B would have made if A had been able to sing, but must refund to B the 1,000 rupees which paid in advance. एक भी बार वो सिंगर जाकर गा नहीं पाया, ठीक है, तो उसकी, क्योंकि ये उसकी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, तो जितना फायदा होना था जो कि अब नुकसान हो गया, ठीक है, वो चुकाना जरूरी नहीं है, पर जो एडवांस 1,000 रुपया लिया था वो वापस देना पड़ेगा. ये क्यों? वर्ड्स यूज हुआ है रिसीव्ड एनी एडवांटेज. जितना एडवांटेज रिसीव किया है
उसी को बस आपको रिस्टोर बैक करना होता है। ओके, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहेंगे आप? क्लास एंड करने जा रहा हूं मैं, अगली बार चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे, 68 ऑनवर्ड्स। एनी क्वेश्चन?